हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 जो आपकी चयन परीक्षा अगस्त में होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर हम बायोलॉजी की थ्योरी क्लियर कर चुके थे और उसी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा रहे थे। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमारे 15 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और इससे पहले प्रैक्टिस सेट से पहले भी हमने आपकी जो है थ्योरी क्लियर करवाई है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 65+ वीडियो आपको अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी के नाम से। तो उसमें जितने भी टॉपिक हमने किए हैं वो सब के सब आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस को देख करके किए हुए हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही हमें अभी कवर करना है। क्योंकि आपका भी जो मेंस एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपको बहुत ही जल्द उसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जितने ये टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी जो चयन परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से यदि आपकी थ्योरी क्लियर हो चुकी है तो आपको ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी जो पात्रता परीक्षा थी, अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी यही पता नहीं है कि पात्रता क्या होती है, चयन परीक्षा क्या है। तो आपको बता दें कि इस वर्ष से ही आपकी जो है पात्रता और चयन परीक्षा का नियम आया हुआ है, मतलब वर्ग 1 से, ठीक है। पिछली बार जो हुआ वहाँ से, लेकिन पहले क्या था, केवल आपका एक ही एग्ज़ाम होता था। अब क्या हुआ है, सबसे पहले पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें आपको पात्रता परीक्षा पास करना ज़रूरी है। यदि आप पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो आपको चयन परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। पात्रता का मतलब प्री मान करके चलना, ठीक है। ये आपका क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यही रूल्स आपका यहाँ पर है। तो पहले पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना है, जब वो क्वालिफाई हो जाएगी तो आपको फिर अपने सब्जेक्ट से मेंस परीक्षा देने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है आपके पात्रता में, वो है सबसे पहला टॉपिक सजीव जगत। क्या दिया है आप देखना, सजीव जगत ये टॉपिक है। तो सजीव जगत में कौन कौन से आपके प्राणी या कौन कौन से पादप आपके सजीव हैं, वैसे सभी पादप आपके सजीव होते हैं। तो जिन जीवित चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं वो सजीव जगत है। तो सजीव जगत की जो सबसे मूलभूत और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है वो होती है कोशिका। तो कोशिका से हमने थ्योरी स्टार्ट की हुई थी। तो कोशिका कहने में तो आसान है कि कोशिका, ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी होती हैं। फिर कोशिका के ही समूह क्या कहलाते हैं, ऊतक। तो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था ऊतक। अब ऊतक जो होते हैं इसमें भी आपको जंतु ऊतक और पादप ऊतक पढ़ने हैं, मतलब टिश्यूज़, ठीक है। इसमें आपको प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यूज़ पढ़ने हैं। इनसे काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतनी हार्ड शब्दावली इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके जो है थ्योरी इसकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इनके प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा दिए हैं कि किस तरीके से कोशिका से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से जंतु और पादप ऊतक से। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक दिया गया है वो है वर्गीकरण। क्या है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में भी आपको देखना है द्विजगत पद्धति से लेकर, मतलब जो कैरोलस लिनियस है उन्होंने द्विजगत पद्धति दी थी आपकी। तो द्विजगत पद्धति, फिर आपकी 3 जगत पद्धति, फिर आपकी 4 जगत पद्धति और फिर आपको 5 जगत पद्धति स्टार्ट करनी है। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट से 5 जगत पद्धति पढ़ते हैं तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कैसे कैसे ये जो 5 जगत हैं वो आए हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ सकता है आपसे कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण है उसकी तीसरी जो पद्धति है वो किसने दी है, या तीसरा जो जगत है वो कौन सा है। इसमें क्या कमी रही कि आपका फिर 4 जगत वर्गीकरण किया गया या 4 जगत पद्धति दी गई, किसने दी है, ठीक है। तो इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने कर लिए हैं और थ्योरी तो आपकी बहुत पहले ही कवर हो चुकी थी, ठीक है। और आपको ये थ्योरी जो है एनसीईआरटी के साथ साथ अदर ऑथेंटिक बुक्स की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और जो कुछ भी वहाँ छूट जाता है तो वो आपके क्वेश्चनों के माध्यम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यही हम जो 5 जगत वर्गीकरण है इस पर बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं हम वो कर चुके हैं। 2 जगत, 3
3 जगत 4 जगत और 5 जगत पद्धति के भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब एक एक जगत का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। तो जैसे पिछला जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट क्रमांक 15 है, इसमें हमने मोनेरा जो जगत होता है इस पर आपको क्वेश्चन करवाए हुए थे कि जो मोनेरा जगत है उसमें कौन कौन से आपके जीवधारी आते हैं, क्या इसकी विशेषता होती है इस वर्ग की। ठीक है, अब जो मोनेरा जगत है इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपके जीवाणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीवाणु। अब आप बताइए जीवाणु से क्या क्वेश्चन नहीं बनते? इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका जीवाणु बायोलॉजी का। जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आपको बताएंगे जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो भी यहाँ पर हमने लिए हुए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मोनेरा जगत स्टार्ट किया था, तो कल मोनेरा जगत के बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज जो है मोनेरा जगत में जो जीवाणु आपका जिसका अध्ययन हम मोनेरा जगत में करेंगे, इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको क्वेश्चनों की संख्या पर ध्यान नहीं देना, इसका एनालिसिस आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, अब मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं, इसके बाद आपके आर्की बैक्टीरिया आते हैं, फिर आपके साइनो बैक्टीरिया आते हैं, फिर आपके क्या बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं। तो इनका अध्ययन हमने आपको थ्योरी में भी करवाया और क्वेश्चन भी बता दिए कि किस तरीके से बनते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि यदि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो पहले आप थ्योरी को कवर करिए और इसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस क्रमांक 16 होगा बायोलॉजी का, जिसमें हम वर्गीकरण कर रहे थे, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो उसमें अब हम यहाँ पर एक एक जगत के क्वेश्चन करेंगे, किस जगत में कौन से जीवधारी हैं, किस जगत की क्या विशेषता है। तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यदि आप इन जगत जो है 5 जगत, जैसे जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत आपका इसके बाद मोनेरा जगत और कवक जगत, तो इनके मल्टीपल क्वेश्चन, इनकी विशेषताएं आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आपको वो विशेषताएं एक सारणी बताई थी, यदि वो आपको याद है तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे 5 जगत वर्गीकरण से। क्योंकि पूछेगा क्या? यही पूछेगा कि कोशिकीय संगठन किस प्रकार का है, इसके बाद ये पूछ लेगा पोषण किस प्रकार का पाया जाता है, कोशिका भित्ति किस वर्ग में किस तरीके की होती, कहाँ अनुपस्थित होती, कहाँ उपस्थित होती है, शरीर संगठन किस आधार का होता है। तो यही क्वेश्चन न बनते हैं। तो पहले आप वो सारणी कवर कर लें। ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए आज के सेशन में जीवाणु पर हम क्वेश्चन करेंगे। जीवाणु पर कल भी हमने कुछ मतलब बेसिक क्वेश्चन किए थे कि जैसे जीवाणु के जनक कौन कहलाते हैं, या जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं, जीवाणु का जो है अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो कल एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, एक दिया था फाइकोलॉजी और एक दिया था आपका माइकोलॉजी। तो कई अभ्यर्थियों ने इनके कमेंट्स भी किए हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आज का जो है हमारा 51 से स्टार्ट होगा। इससे आपके जो है 50 क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जीवाणु वाले टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, जीवाणु अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। जीवाणु में आपको पहले तो बेसिक चीज़ें पढ़नी है। जीवाणु का अध्ययन मोनेरा जगत में किया जाता है। अब जो मोनेरा जगत की आपकी विशेषताएं होंगी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें स्पष्ट जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, इस तरीके से एक कोशिकीय होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक की जो मोनेरा जगत की विशेषताएं हैं वही आपके जीवाणु की होंगी, क्योंकि इसी जगत का ये सदस्य है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपको जीवाणु जो होता है, जीवाणु के प्रकार पढ़ने हैं, किस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं। इस प्रकार आपको जीवाणु का जनन प्रजनन पढ़ना है, किन किन विधियों से होता है। इसके बाद आपको पोषण पढ़ना है कि जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, स्वपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी होता है तो ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद आपको जीवाणु की जो है संरचना पढ़नी है। फिर आपको जीवाणु के बारे में कौन कौन से आपके कुछ लाभदायक जीवाणु होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। अब जो लाभदायक होते हैं वो कौन कौन से लाभ हमें देते हैं, और जो हानिकारक हैं वो कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है, इसकी जो औषधि है वो क्या है, किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्रमांक 51 है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी
तीन कथन दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और सही कथन आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपके कथन सही हैं। तो दिया गया है जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं और विषाणुओं से बड़े होते हैं। तो क्या ये सही है? तो आपको बताया है जो मोनेरा जगत की विशेषता है, वहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि जो मोनेरा जगत के प्राणी हैं वो एकल कोशिकीय होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब क्या ये विषाणुओं से बड़े हैं? तो यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ आपको ये भी पढ़ने को मिला होगा। तो ये विषाणुओं से बिल्कुल बड़े होते हैं। यदि बात करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें सबसे छोटा जो होता है वो विषाणु ही होता है, वायरस ही होता है। तो जीवाणु जो है वो वायरस से तो बड़े होते हैं। तो ये तो आपका कथन सही हो गया। फिर दिया है जीवाणुओं के जैसा विषाणुओं में केंद्रक होता है। और हमने तो अभी पढ़ा है कि जो आपका मोनेरा जगत है इसमें सुविकसित केंद्रक जो होता है उसका अभाव होता है। क्या होता? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक का वर्ग है और इसमें केंद्रक का अभाव होता है। और ये कह रहे हैं कि इसमें विषाणु के जैसा केंद्रक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर दिया है उनके पास अच्छी तरह से विकसित कोशिका संरचना है, ये बिल्कुल सही है। कोशिका संरचना आपके मोनेरा जगत में देखने को मिलती है। ठीक है। तो आपका ए और सी सही दिया गया है कथन, लेकिन आपका जो बी है वो गलत है। अब इस तरीके से आपको सही कथन बताना था। तो दिया है क्या ए, बी और सी तीनों सही हैं? तो नहीं, दूसरा गलत दिया है। फिर कहा है केवल ए और सी सही है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दिया है ए और बी सही है, तो बी तो गलत है, केवल बी सही है। तो ये तीनों गलत हैं, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल ए और सी सही है। अब देखिए यहाँ बैक्टीरिया यानी आपके जीवाणु के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया छोटे एकल कोशिका वाले जीव हैं, मतलब एक कोशिकीय हैं, ये आपको याद रखना है। मोनेरा जगत में जितने भी प्राणी आएंगे, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे साइनो बैक्टीरिया हो, चाहे जीवाणु, ये सब एकल कोशिकीय होंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं आपसे कि आप पहले वो सारणी जो आपको बताई हुई वो कवर करें। बैक्टीरिया पृथ्वी पर लगभग हर जगह, कल बताया था क्वेश्चन के माध्यम से कि जीवाणु ऐसे हैं जो आपके प्रतिकूल और अनुकूल, जहाँ पर जीवन की थोड़ी सी भी यदि संभावना है तो ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हर जगह पाए जाते हैं और ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ प्रजातियाँ तापमान और दबाव की चरम स्थितियों, कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं आपके जीवाणुओं की कि जहाँ अत्यधिक टेम्परेचर है और दबाव भी है, वहाँ पर भी ये रह लेती हैं। मानव शरीर तो बैक्टीरिया से भरा हुआ, हमें दिखाई नहीं देते, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो मानव शरीर में भी ये पाए जाते हैं। और वास्तव में मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक जीवाणु कोशिकाओं को शामिल करने का अनुमान है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया आकार में वायरस से बड़े होते हैं, अर्थात विषाणु से बड़े होते हैं। आपको याद रखना है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी क्रम में कि बताइए बढ़ते क्रम में इनको जमाना था। ऑप्शन में दिया था जीवाणु, विषाणु करके, शैवाल दिया गया था, कवक दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटे कौन से आपके सूक्ष्म जीव हैं और सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोनेरा जगत में केंद्रक का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। तो मोनेरा में ही तो जीवाणु का अध्ययन कर रहे हैं बैक्टीरिया का, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें कहाँ से आ जाएगा अलग से। ठीक है, इसलिए उनके गुणसूत्र कोशिका के अंदर मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है उनके पास एक सुव्यवस्थित कोशिका संरचना होती है। कोशिका संरचना होती है जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव जैसे कोशिकांगों से बनी होती है। ठीक है, तो कोशिकांग नहीं होते लेकिन एक संरचना पाई जाती है, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं होते, अभाव टाइप का होता है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे हमने तो एक क्वेश्चन बनाया, यहाँ कई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कहेगा कि जीवाणु में उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन देगा केंद्रक उपस्थित नहीं होता या अन्य चीज़ दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया आमतौर पर हानिकारक होते हैं लेकिन कुछ उपयोगी भी होते हैं। तो इन पर भी क्वेश्चन बनते, कौन से हानिकारक हैं, कौन से आपके उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके वर्ग 2 का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि पहले सबसे छोटा होगा, फिर आपका उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ
बताना है कौन सा क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या सबसे छोटे विषाणु हैं, तो अभी आपको बताया सबसे छोटे आपके विषाणु ही होते हैं। फिर इनसे बड़ा आकार आपके जीवाणु का होता है, जीवाणु से बड़े शैवाल होते हैं और सबसे बड़े आकार के कवक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक। अब यहीं पर घटता क्रम पूछ सकता है, तो घटते क्रम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले कवक सबसे बड़ा है, फिर आपका शैवाल आएगा, फिर जीवाणु आएगा, फिर विषाणु। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, पूछा क्या गया है, ठीक है। तो सबसे छोटे आकार के विषाणु हैं, फिर जीवाणु, फिर शैवाल, फिर कवक। कवक सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हम सबको देख लेते हैं कि किसको किस में मापा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो गया। अब विषाणु देखिए, फिर हम जब विषाणु पर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए विषाणु सबसे छोटे जीव हैं और प्रोटीन आवरण में संलग्न आनुवंशिक सामग्री डीएनए और आरएनए के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जीवाणु से बहुत छोटे होते हैं, इनका आकार लगभग 20 से 300 नैनोमीटर होता है। तो याद रखना पूछ सकता विषाणु को किस में मापते हैं, तो नैनोमीटर में। जो सबसे सूक्ष्म आकार के विषाणु होंगे वो कितने होंगे, 20 से 300 नैनोमीटर। नेक्स्ट है विषाणु को निर्जीव। वैसे तो इनको सजीव भी माना जाता है, इनको एक अपवाद मानते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो विषाणु होते हैं, आपने कोशिका सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ इसको अपवाद बताया गया है। विषाणु ऐसे हैं कि यदि ये निर्जीव के अंदर हैं तो निर्जीव की भांति व्यवहार करेंगे, और ये यदि किसी सजीव के अंदर चले जाते हैं तो सजीव की भांति व्यवहार दर्शाने लगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको माना जाता है। ऑप्शन देगा जीवाणु को, विषाणु को, कवक को या प्रोटोजुआ को। तो आपके विषाणु को, ठीक है। अब देखिए अगला जीवाणु। तो जीवाणु तो हम पढ़ चुके एकल कोश की हैं, विषाणु से बड़े हैं। अब देखिए इसको माइक्रोमीटर में मापेंगे, उसको नैनोमीटर में, इसको माइक्रोमीटर में। इसका आकार कितना होगा, तो लगभग 0.2 से 10 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। देखिए जीवाणु विविध हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। मृदा, जल और जीवित जीवों सहित विभिन्न वातावरणों में ये देखने को मिलते हैं। उनके पास कई प्रकार के आकार, मतलब जो जीवाणु हैं वो कई प्रकार के होते, छड़नुमा होते जिसे बैसिलस कहते हैं, गोलाकार, कोक्सी, सर्पिलाकार होते, विब्रियो होते हैं, ठीक है। अब शैवाल देखिए, शैवाल जीवाणु से बड़े होते हैं, मतलब जो जीवाणु हैं वो आपके विषाणु से बड़े हैं। अब जीवाणु से बड़ा क्या है, तो शैवाल है। और प्रजातियों के आधार पर आकार में ये भिन्न होते, अलग अलग आकार के होते हैं। आमतौर पर इनको माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में मापा जाता है। शैवाल एकल कोशिकीय वाले या बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं और प्रकाश संश्लेषक भी होते हैं, क्योंकि जो शैवाल होते हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है और इनको प्रकाश संश्लेषक कहा जाता है। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं और महासागरों, झीलों और तालाबों सहित जलीय वातावरण में भी ये देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए कवक, तो अभी तो आपको बस क्वेश्चन में जो आया है उसको बता रहे हैं, बाकी जब डिटेल से हम कवक वर्ग पढ़ेंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कवक आमतौर पर जीवाणु और शैवाल से बड़े होते। अब आप कहेंगे ये कवक यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, ठीक है, कि क्रम बताना है यहाँ पर। तो कवक आमतौर पर जीवाणु और शैवाल दोनों से बड़े हैं, फिर विषाणु से तो बड़े ही होंगे क्योंकि विषाणु तो सबसे छोटा है आपका। इनमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं, हालांकि कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं। कवक का आकार माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर तक बहुत भिन्न हो सकता है। कवक में जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे मोल्ड है, ईस्ट है, मशरूम है, फफूंदी है आदि। वे अवशोषण के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो संक्षेप में इनका आकार देखिए, आरोही क्रम में तो सबसे छोटा पहले दिया है विषाणु, जीवाणु, शैवाल और सबसे बड़ा है आपका कवक, ठीक है। अब उल्टा पूछ सकता है, तो आपको याद रखना सबसे बड़ा है कवक, फिर उससे छोटा शैवाल, उससे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर क्रिया करके किसका उत्पादन करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव अभी आपको बताया, सूक्ष्म जीव जैसे आपके जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीवों की ही बात की है कि सूक्ष्म जीवों में सबसे बड़ा कौन है, ना आप समझ लो कि ये सबसे बड़ा है मतलब बहुत विशाल आकार होगा इसका, नहीं, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं ये मृत पादप जो होते हैं, मतलब सड़े गले जो पादप हैं, उन पर क्रिया करके किसका उत्पादन करते हैं, तो ये हमेशा ह्यूमस बनाते हैं। अब ये ह्यूमस क्या है, तो देखिए यहाँ पर
पहले सूक्ष्म जीव के बारे में देखिए। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते, मतलब जो हमें साधारण आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, इनको देखने के लिए किसी न किसी यंत्र सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते, क्योंकि हमें तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये वायु में, जल में, पौधों और जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधियों और एल्कोहल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी उपयोगी हैं। अब जो सूक्ष्म जीव हैं इनको 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, वायु, जल और मिट्टी में पाए जाते हैं। कवक सर्वव्यापी हैं और वायु, जल, मिट्टी और जंतुओं और पौधों पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ विषमपोषी है, परभक्षी या परजीवी, मतलब दूसरे जीवधारियों से पोषण प्राप्त करेगा। और शैवाल बड़े पैमाने पर आलवण, जल और समुद्री जीव दोनों में जलीय होते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीव जो है वो मृत पौधों पर क्रिया करके एक गाढ़ा भूरा काले रंग का पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। अब देखिए शैवाल और अमीबा सहित कई सूक्ष्म जीव विभिन्न मृत पौधों और जंतुओं को विघटित करते हैं और ह्यूमस सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करते हैं। अब देखिए अपघटक जैसे जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों और जंतुओं को ह्यूमस में रूपांतरित कर देते हैं। ह्यूमस मिट्टी का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि इसमें कई लाभकारी खनिज और पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु का प्रकार नहीं है या जीवाणु का आकार नहीं है? तो अभी आपको बताया था इससे मतलब पहले वाले क्वेश्चन में कि जीवाणु कई आकार के होते हैं। तो ये शलाकावत भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, सर्पिलाकार भी होते, लेकिन रेखीय नहीं होते। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेखीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेखीय, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर जो आपके जीवाणु हैं उनके 4 आकार होते हैं। एक तो शलाकावत होता है, दूसरा होता है गोलाकार, सर्पिलाकार जैसे स्पाइरल कहेंगे, और कोमा आकार का। तो जो शलाकावत है इसका क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा एक शलाकावत जीवाणु है। तो इनके जो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। शलाकावत को बेसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कभी कभी शलाकावत ना देकर डायरेक्ट लिखा होता है हिंदी में बेसिलस प्रकार, तो ये भी जीवाणु का ही प्रकार है जो शलाकावत है। ठीक है, तो इस प्रकार का जीवाणु छड़नुमा होता, बेलनाकार आकृति का। जैसे बेसिलस एंथ्रासिस जो जीवाणु है वो किस आकार का है? बेसिलस आकार का है। फिर है गोलाकार, जिसे कोकस कहते हैं। क्या? कोकस। इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। तो गोलाकार आकृति के जीवाणुओं को कोकस के नाम से जाना जाता है और ये सबसे छोटे जीवाणु होते, ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है किस आकार के जीवाणु सबसे छोटे होते हैं, तो गोलाकार आकार के। नेक्स्ट है स्पाइरल, सर्पिलाकार। इस प्रकार के जीवाणु स्पाइरल होते हैं। और कोमा, इस प्रकार के जो हैं जीवाणु अंग्रेजी के कोमा जैसे होते हैं, जैसे विब्रियो कोमा। आप देखेंगे हैजा जो है इसका जीवाणु यही है, विब्रियो कोमा। ठीक है, तो याद रखना, ये आपके आकार हो गए आपके किसके? जीवाणु के। अगला क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवाणु होते हैं। तो पोषण के आधार पर क्या जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी या विषमपोषी होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो पोषण के आधार पर जीवाणु हैं वो आपके 2 प्रकार के होते, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना पोषण या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किसी न किसी विधि के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है स्वपोषी में जैसे आपके पेड़ पौधे तो आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है कि जीवधारी में कौन सा आ जाएगा स्वपोषी में? ठीक है, और विषमपोषी मतलब जो कई विधियों जैसे परजीवी हो गया, मृतोपजीवी हो गया, वो इसमें आएंगे। तो देखिए जो स्वपोषी हैं ये भी, इनके भी प्रकार होते। स्वपोषी 2 प्रकार के होंगे, एक तो आपके होंगे प्रकाश संश्लेषी और दूसरे होंगे आपके रसायन संश्लेषी। तो ये अब हमें यहाँ से मतलब जो डीप में क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के हैं? स्वपोषी और विषमपोषी। अब देखिए जीवाणुओं में पोषण जो है वो किस तरीके से होता है? तो 2 प्रकार का है। एक तो स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक, मतलब आपको इंग्लिश नाम भी इनके याद रखने हैं आजकल, ये ना दे करके कि मृतोपजीवी या आपके हिंदी नाम जो होते परजीवी, इसकी जगह पर आपको पैरासाइटिक देगा, होलोजोइक देगा, तो आपको इंग्लिश नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो वैसे तो पोषण कितने प्रकार का जीवाणुओं में? 2 प्रकार का, एक तो स्वपोषी और दूसरा हो गया आपका ये विषमपोषी। अब इसके अंतर्गत आपको चीज़ें पढ़नी हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन ना बना करके आपको एनालिसिस कराने का प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए
जो स्वापोषी है जिसे ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। इस प्रकार के पोषण में जो जीवाणु हैं वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं पादपों की भांति। इसके अंतर्गत दो प्रकार के पोषण आएंगे, एक तो प्रकाश संश्लेषी अर्थात फोटोसिंथेटिक और दूसरा रसायन संश्लेषी आपका केमोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जो जीवाणु हैं वो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बना लेंगे। इनमें पर्णहरित की जगह जीवाणु पर्णहरित पाया जाता है। अब इसमें आपको क्रोमेटियम और रोडोस्पिरलस आ जाता है। ठीक है, अगला है रसायन संश्लेषी। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जो जीवाणु हैं वो अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो नाइट्रोवेक्टर और नाइट्रोसोमोनास पूछता है, नाइट्रोवेक्टर और नाइट्रोसोमोनास नामक जीवाणु किस पोषण के उदाहरण हैं? तो वो हैं तो स्वापोषी के, और स्वापोषी में भी रसायन संश्लेषी हैं। ठीक है, तो ये डीप में क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी, इसको कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वापोषी को क्या कहेंगे और आपके विषमपोषी को क्या कहेंगे। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जो जीवाणु हैं वो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे। अब इसकी विधियां अलग होंगी कि कौन सा किस विधि से करेगा। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार हैं। तो ये भी पूछ सकता है, बताइए जीवाणुओं में विषमपोषी पोषण का एक प्रकार नहीं है या है? तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो परजीवी अर्थात पैरासिटिक, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, और तीसरा है आपका मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक। तो याद रखना है, परजीवी का मतलब इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक जैसे माइक्रोबैक्टीरियम किसका उदाहरण है? तो परजीवी का। आपसे कहेगा राइजोबियम नामक जीवाणु किसका उदाहरण है? तो सहजीवी का। मतलब सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। ठीक है, फिर है मृतोपजीवी, मतलब सड़े गले अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त कर लेगा, वो है आपका लैक्टोबैसिलस। तो ये आपके पोषण हो गए जीवाणुओं में। ठीक है, तो यहाँ से अब आप बताइए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मृतोपजीवी पूछ सकता है, परजीवी पूछ सकता है, सहजीवी पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषी, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर किसके उदाहरण हैं? जीवाणु में किस तरीके से पोषण होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्न में से कौन सी पोषण प्रक्रिया को अपनाते? तो अभी बताया कि जैसे हरे पौधे तो आपके अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से बनाते, उसी तरीके से जीवाणु भी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते उनको अभी हम पढ़ कर आए, क्या कहते हैं? तो स्वापोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्वापोषी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो मृतोपजीवी है, मतलब मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहेगा, और हॉलो जो एक यहाँ समझना आप, इस पोषण की विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ये पोषण की एक प्रकार की विधि है जिसमें कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थों जो ठोस या तरल अवस्था में हो सकते हैं इनका अंतर्ग्रहण शामिल है। तो ये क्वेश्चन बना करके देगा और कहेगा बताइए कौन सा पोषण है? तो ये हॉलो जो एक पोषण है, यह पोषण की एक प्रक्रिया है, पोषण की एक विधि है जो ऐसे जीवों में होती है जो अपने शरीर के अंदर ठोस या तरल भोजन लेते हैं। जैसे अमीबा जो है आपका हॉलो जो एक पोषण का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसीलिए आपको डाला है क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे और आपको याद रखना है ये होता क्या है। ठीक है, अगला देखिए राइजोबियम नामक जो जीवाणु है इसमें किस प्रकार का पोषण होगा? तो अभी आपको बताया जो राइजोबियम है इसमें होगा तो आपका क्या, इसमें राइजोबियम में एक तो आपका स्वापोषी और मृतोपजीवी, लेकिन इसमें भी आपसे पूछा है एक जीवाणु का नाम दिया है तो इसमें कौन सा पोषण है? तो इसमें आपका जो है वो परजीवी पोषण है। क्या है? परजीवी पोषण, सॉरी यहाँ आपका जो है स्वापोषी पोषण हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका जो है इसमें आपका सहजीवी पोषण होगा। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ क्या होगा आपका सहजीवी, क्या होगा? सहजीवी। राइजोबियम में सहजीवी आपका जो है पोषण पाया जाता है। सहजीवी का मतलब एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सहजीवी क्या है? सिम्बायोटिक। इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करेंगे और उस जीव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है आपके, वो पादपों से संबंधित पूछता है। ठीक है, पादपों में पूछता है सहजीवी संबंध किस में होता है? तो आपने ये पढ़ा होगा लाइकेन। लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण है जिसमें कवक और शैवाल का ये मिश्रण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जीवाणुओं में प्रजनन होता है
तो ये प्रजनन से क्वेश्चन है आपके जीवाणु में, ठीक है। तो जीवाणु में 2 प्रकार का प्रजनन होता है, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। कभी कभी लैंगिक ना दे करके यहाँ यौन दिया होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। अब पूछता है कि जो जीवाणुओं में प्रजनन होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है। तो मुख्य रूप से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा मुकुलन और द्विखंडन। तो ये इसकी मुख्य विधियाँ होती हैं, ठीक है, मुकुलन और द्विखंडन करके। लेकिन आपको इसकी 5 विधियाँ बताई गई हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर लैंगिक जो जनन है ये 3 प्रकार से होगा आपका, रूपांतरण करके, संयुग्मन जिसे कहेंगे, फिर आपका जो होता है एक ट्रांसडक्शन होता है और एक और होता है संयुग्मन, ठीक है। तो देखिए जीवाणुओं में प्रजनन ये होता क्या है। तो देखिए किसी भी अन्य जीव की तरह बैक्टीरिया यानी जीवाणु भी अपनी प्रजाति को जारी रखने के लिए प्रजनन करते हैं। चूँकि वे एक कोशिकीय हैं और उनमें कोई सुव्यवस्थित कोशिका नहीं होती, इसीलिए बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। एक जीवाणु आबादी ज्यामितीय घातीय तरीके से बढ़ाते, मतलब अपनी जो है पीढ़ी को इस तरीके से बढ़ाते हैं जिसमें प्रत्येक विभाजन चक्र पीढ़ी में 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, 16 कोशिकाएं, 32 कोशिकाएं आदि उत्पन्न होती हैं। वे प्रजनन के लिए लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके अपनाते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन 5 प्रकार से होगा। बाइनरी विखंडन, तो ये बाइनरी नहीं देता, केवल आपसे विखंडन कहेगा या द्विखंडन कहेगा। कोनिडिया के द्वारा, नवोदित और शिष्ट निर्माण के द्वारा और एंडोस्पोर के द्वारा। तो मुख्य रूप से आपको तो याद रखना मुकुलन और द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब दिया है जीवाणुओं में जो यौन है प्रजनन का एक तरीका कौन सा नहीं है। तो यौन या लैंगिक ये दिया गया है, ठीक है, आपको समझना है। तो इसमें कौन सा एक तरीका नहीं है, तो यहाँ जो मुकुलन दिया गया है वो इसका तरीका नहीं है लैंगिक प्रजनन का। ये तीनों आपके लैंगिक प्रजनन के तरीके हैं, ठीक है। तो मुकुलन जो है ये आपका किसका है, अलैंगिक प्रजनन का। अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक पुनर्योजन नहीं देखा जाता है और यही कारण है कि जीवाणु प्रजातियों की निरंतरता में यौन प्रजनन यानी लैंगिक प्रजनन का बहुत महत्व है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यौन प्रजनन में या लैंगिक प्रजनन में 2 कोशिकाओं के बीच आनुवंशिक जो सामग्री है, जो DNA RNA होता है, इनका आदान प्रदान होता है और आनुवंशिक पुनर्योजन की सुविधा प्रदान करता है और बैक्टीरिया की प्रजातियों में आनुवंशिक बहाव पैदा करता है। बैक्टीरिया जो है अलैंगिक प्रजनन के 3 तरीके हैं और 3 तरीके आपको याद रखने हैं। संयुग्मन जिसे विकार भी कहते हैं, ट्रांसडक्शन जीन वाहन और रूपांतरण यानी परिवर्तन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो संयुग्मन है इसकी जो है इसके बारे में किसने बताया है, इस विधि की खोज किसने की और इसमें जो DNA या कोशिकाओं का स्थानांतरण होता है वो किस तरीके से होता है। जीन वाहन की खोज किसने की है, किसने इस विधि को बताया। तो देखिए संयुग्मन जो है इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस विधि की खोज लेडरबर्ग और टाटम ने 1946 में, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। अब पूछेगा ये विधि कौन सी आपकी, जैसे कह दिया संयुग्मन किस जीवाणुओं में किस प्रजनन की एक विधि है, तो आपके लैंगिक प्रजनन की है। जीन वाहन किस प्रजनन की विधि है, तो ये भी आपके लैंगिक प्रजनन की है। मुकुलन किसकी है, तो अलैंगिक की। द्विखंडन किसकी है, तो अलैंगिक जनन की है। कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इस प्रकार के जो लैंगिक जनन है अर्थात संयुग्मन में 2 कोशिकाओं का मिलन होगा और DNA का स्थानांतरण होगा। फिर दूसरा है जीन वहन जिसे ट्रांसडक्शन कहेंगे। जीवाणुओं में होने वाले इस प्रकार की लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी, तो जेंडर और लेडरबर्ग ने। कब की थी, 1952 में। तो सन भी पूछ सकता है। अब इस विधि में होता क्या है, तो इसमें एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का DNA दूसरे जीवाणु के DNA में मिलता है। तो ये विधि भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है रूपांतरण। जीवाणुओं में होने वाले लैंगिक प्रजनन की इस विधि की खोज ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। इस विधि के माध्यम से वाह माध्यम से DNA का अवशोषण होता है और आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये आपके लैंगिक जनन की 3 विधियां हैं। आपको इसमें ये याद रखना है कि किस विधि में किस तरीके से जो है कोशिकाएं हैं या जो DNA है वो परिवर्तित होता है। दूसरा याद रखना है किस विधि की खोज कब की और किसने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में डैश प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है, तो वो आपकी द्विखंडन विधि मानी जाती है। ये आपके अलैंगिक जनन की विधि है, तो सबसे सामान्य द्विखंडन विधि होती है, ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ जीवाणुओं से बनने वाले क्वेश्चन। अभी अगला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें भी हम जीवाणु से ही क्वेश्चन करेंगे और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके जीवाणु जो लाभदायक और हानिकारक जीवाणु हैं और जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन सा
सा रोग किस जीवाणु से होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसको हम किस तरीके से, किस उपचार से इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। यदि यहाँ पर आपका कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और यदि क्लास पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।